आज की हमारी क्लास कौन सी है? ITI फर्स्ट ईयर क्लास 31। इसके पहले हम 30 क्लास डिस्कस कर चुके हैं। जो बच्चे पीछे क्लास नहीं देखें, पीछे क्लास देख के आए, तब ये क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। हम लोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? टारगेट ITI एग्जाम 2023 में अच्छा स्कोर हासिल करना। और इस क्लास से संबंधित PDF ऑनलाइन मार्क टेस्ट आपको फ्री में देना है, तो आप www.globaliti.org पर जाकर सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। चलते हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन बोला बिजली ट्रांसफार्मर बुखोज रिले का क्या कार्य। हमारा जो रिले है ट्रांसफार्मर में हमने कल बताया था ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अति भार और लघु पतन दोनों में सर्किट को सुरक्षा प्रदान करता है। हमारी जो ट्रांसफार्मर के साथ जुड़े हुई सर्किट है उसको ओवरलोडिंग से, हमारे ट्रांसफार्मर को ओवरलोडिंग से और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्यों विभव ट्रांसफार्मर का प्राथमिक पतली तार और बड़ी संख्या में घुमावों के साथ कुंडलित किया जाता है? हमारे पास दो ट्रांसफार्मर होते हैं, इनको जो है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं, उपयंत्र परिणामित भी बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है धारा परिणामित, उपयंत्र परिणामित भी बोलते हैं, इनको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। क्या होता है? हमारे रेंज एक्सटेंशन के काम में भी आते हैं। जैसे हमें कहता है ना कोई सी 1 मिली एम्पियर मीटर से 10 मिली एम्पियर करंट मेजर करनी है, तो वहाँ पे रेंज एक्सटेंशन की आवश्यकता होती है ना, तो रेंज एक्सटेंशन में भी इनका यूज करते हैं। CT-PT का दो प्रकार के होते हैं, धारा परिणामित और एक होता है विभव परिणामित। धारा परिणामित, विभव परिणामित। ठीक, कौन कौन से होते हैं? धारा परिणामित और विभव परिणामित। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, दो प्रकार के होते हैं। इनको हम अपने इंस्ट्रूमेंट में जब यूज करते हैं तो एज अ रेंज एक्सटेंशन इंस्ट्रूमेंट भी यूज करते हैं, इसलिए कभी कभी इनको कहीं कहीं उपयंत्र परिणामित में भी मेंशन कर लेता है, आप दे देता है कि उपयंत्र परिणामित कौन से हैं। तो ये CT-PT हमारे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का भी काम करते हैं। तो इसका जो बोला हुआ है विभव ट्रांसफार्मर का प्राइमरी जो होता है, प्राइमरी में पतले तारों की संख्या ज़्यादा क्यों कर देते हैं? जब तार हमारे पतले हैं, तार पतले होंगे, जैसे तार हमारे मोटे होते हैं तो क्या होता है? करंट ज़्यादा कैरी करती है, करंट ज़्यादा कैरी करेगी मतलब वहाँ का रेजिस्टेंस 0 होगा। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे बोला हुआ है पतले तारों की ज़्यादा संख्या कर दें तो क्या होगा? ऑफर हाई इंडक्टेंस। किसके लिए करते हैं? ऑफर हाई, उच्च प्रेरण देने के लिए हम क्या करते हैं? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में अपने वायर जो थिन होते हैं, मतलब थिन का मतलब पतले वायरों की ज़्यादा संख्या लपेट देते हैं। इसका जस्ट अपोजिट होता है हमारा धारा परिणामित में। तो ये इसका राइट आंसर रहा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है Why distribution transformer are normally connected as primary in delta and secondary in स्टार? वितरण ट्रांसफार्मर में सामान्य रूप से डेल्टा प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक के रूप में क्यों जुड़े हुए होते हैं? देखो हम बताएं, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है तो जब उसको जो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो एक चीज़ होती है, जैसे कि आपने देखा हुआ होगा कि आपके पास कोई चीज़ है, कोई आप एक मतलब आप जो है गांव के मुखिया हैं, कुछ भी हैं, तो आपको जो सोर्स मिलता है, आपका जो सोर्स ऑफ इनकम होता है गवर्नमेंट को, तो वहाँ पर दिखाते हो कि हमें गाँव में ये काम करवाने हैं, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट से फंड प्रोवाइड होता है। उस फंड जो जब मिलता है तो उस फंड को आपको सबको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, बराबर हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। उसके लिए आपको क्या चाहिए कि एक मीडियम चाहिए ना। आप जिस रूप में आपको फंड मिला हुआ उसी रूप में नहीं दे सकते ना। आपको जो फंड मिला, जो भी योजना के लिए आया, गांव का सड़क बनवाने के लिए इतने रुपए आए, नल लगवाने के लिए इतने रुपए आए, तो सबको अलग अलग आपको देना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे कंज्यूमर की जो डिमांड अलग अलग तरीके से हो सकती है। तो इसलिए क्या होता है, वही बोला है वितरण ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहाँ होता है? जो आपके घरों के बाहर, आपके मोहल्ले में या आपने निजी रूप से लगवा रखे, वो सब हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं। हमारे घरों में नॉर्मली जो घर के बाहर जो पोल्स होते हैं उनमें 11 kV आती है, फिर 11 kV आती है, 11 kV से फिर ट्रांसफार्मर क्या करता है ट्रांसफार्मर हमें 11 kV सप्लाई लेने के बाद, ये उसकी प्राइमरी हो गई, अगर क्या करता है हमारा स्टेप डाउन करता है सप्लाई को। स्टेप डाउन करने के बाद क्या मिलती है हमको? यहाँ पे 220 वोल्ट सिंगल फेस या 3 फेस जो हमें ज़रूरत है, यहाँ पे सिंगल फेस 3 फेस, वो भी न्यूट्रल के साथ। न्यूट्रल इसलिए होता है जैसे किसी कोई सिंगल फेज इक्विपमेंट है, अब हमें सिंगल फेज इक्विपमेंट चलाने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रल पॉइंट चाहिए। तो न्यूट्रल पॉइंट अगर नहीं होगा तो हम सिंगल फेज इक्विपमेंट कैसे चला पाएंगे? अगर 2 फेज करेंगे तो 2 फेज का हो जाएगा, लेकिन हमें सिंगल फेज चलाना है, तो सिंगल फेज के लिए हमें क्या मिलता है? न्यूट्रल पॉइंट मिलता है। तो हमारे पास जो आउटपुट में वायर होंगे, देखो यहाँ पे 3 वायर होंगे जब प्राइमरी में जाएंगे, RYB आपके 3 वायर होंगे, लेकिन जब आपको आउटपुट में यहाँ मिलेगा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? RYB और N, मतलब सर्किट आपकी इस तरीके हो जाएगी। किस तरीके हो जाएगी? ऐसे
वाई, बी और एन, ये आपकी सर्किट हो जाएगी। समझने के लिए आप ऐसे बना लीजिए चाहे, ठीक है। आपकी सर्किट कैसे हो जाएगी, आपकी सर्किट ऐसे हो जाएगी, आर वाई बी और ये एन। तो अब देखो सिंगल फेज चलाने हैं आपको, तो इस फेज से सिंगल न्यूट्रल, इस फेज इसको बना लीजिए, न्यूट्रल के लिए ये काम करेगा। अगर इस फेज के से चलाने हैं तो फेज इसको ले लीजिए, न्यूट्रल इसको मतलब सिंगल फेज का जो हमारे सर्किट कंप्लीट करता है ना, सर्किट कंप्लीट होनी चाहिए। सर्किट कंप्लीट कौन करता है, उदासीन चालक करता है, ठीक। तो वही बोला हुआ है अति भारण से बचने के लिए, निरंतर वोल्टेज बनाने के लिए, और दिया हुआ है तीसरा टू इजी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर 3 फेज 4 वायर सिस्टम। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा जो हमने बताया। सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन करने में भाई हर कंज्यूमर की अलग अलग डिमांड होती है। कोई 3 फेज मोड सप्लाई चलाना चाहता है, कोई सिंगल फेज चलाना चाहता है। तो उस सिंगल फेज चलाने के लिए साथ में उसे कॉमन दोगे ना, एक क्या दोगे कॉमन के रूप में, न्यूट्रल पॉइंट दोगे। इससे वो अपना सिंगल फेज इक्विपमेंट ऑपरेट कर पाएगा। तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ वायर कितने हो गए, यहाँ पे आपके 3 फेज हो गए, 3 तो फेज हो गए, एक आपका न्यूट्रल हो गया साथ में। तो कितना हो गया, 3 फेज 4 वायर सिस्टम। कौन से, 4 वायर सिस्टम, 3 फेज 4 वायर सिस्टम, 3 फेज 4 वायर, 3 फेज 4 वायर, ठीक। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच टाइप ऑफ ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन एन आइडियल 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। आदर्श 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है। अब 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की बात किया है। देखो 2 वाइंडिंग हमने भी बताया था ट्रांसफार्मर किस पे वर्क करता है, आप सब जानते हो, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। और जो है क्या बोलते हैं, और ये इसमें जो क्या बोलते हैं ईएमएफ होता है वो कैसे होता है, प्राइमरी सेकेंडरी म्यूचुअली होता है, म्यूचुअल इंडक्शन होता है ना। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब कैसे होता है, एक होता है सेल्फ इंडक्शन, एक होता है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का सिद्धांत क्या होता है, जैसे कि अब आपको एग्जांपल बता दें, कोई बच्चा होता है खुद से मोटिवेट होता है कि मुझे पढ़ना है, अच्छे से अच्छे स्कोर लाना है। कोई बच्चा होता है जब दूसरों को पढ़ते हुए देखता है तब उसके अंदर पढ़ने की भावना जागृत होती है। तो मतलब दूसरों को देखने के बाद वो मोटिवेट है रहा, तो मतलब और वो म्यूचुअली कर रहा चीज़ें, मतलब किसी को देख के सीखने की कोशिश कर रहा, कर रहा। एक होता है सेल्फ, तो सेल्फ और म्यूचुअली का मतलब छोटा सा एग्जाम्पल बताया। तो यहाँ पे कौन सा होगा, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होगा, ठीक है। 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, तो जहाँ पे फ्लक्स होगा वो कैसे होगा, म्यूचुअली इंड्यूस्ड होगा। जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो म्यूचुअली इंड्यूस्ड होगा, ठीक। क्योंकि जो ट्रांसफार्मर में हमारा जो क्या बोलते हैं जो फ्लक्स होता है वो म्यूचुअल ट्रांसफार्मर किस में काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत बात करता है ना। तो उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो भी म्यूचुअली होगा। कैसे होगा, म्यूचुअली होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उसके बाद फिर हाउ टू डिटरमाइन कॉपर लॉस इन ट्रांसफार्मर। एक ट्रांसफार्मर में तांबे का नुकसान का निर्धारण कैसे करते हैं। देखो तांबे का नुकसान जो आपको पता करते हैं, हमने बताया था टेस्ट कैसे कैसे होते हैं आपके, ओपन सर्किट और होता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट किसके लिए होता है, शॉर्ट सर्किट होता है कॉपर लॉस के लिए। शॉर्ट सर्किट किसके लिए होता है, कॉपर लॉस के लिए। शॉर्ट सर्किट होता है कॉपर लॉस के लिए, ओपन सर्किट होता है आयरन लॉस के लिए। आयरन लॉस या कोर लॉस, आयरन लॉस या फिर कोर लॉस कह सकते हैं। किसके लिए होता है, कोर लॉस। कोर लॉस को फाइंड करने के लिए यहाँ पे पूछा है एक ट्रांसफार्मर में तांबे का नुकसान मतलब कॉपर लॉस। कॉपर लॉस की बात किया हुआ है, तो कॉपर लॉस के लिए क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, दिया हुआ होगा, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है फेराइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है। फेराइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है, टू रिड्यूस द इलेक्ट्रिक इंटरफेरेंस, टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ साउंड, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ रिसीवर, टू रिड्यूस द कांस्टेंट लॉसेस। अब देखो फेराइट कोर का उपयोग क्यों करते हैं। ट्रांसफार्मर में हमारे आयरन लॉस क्या होते हैं, आप कहते हो फिक्स होते हैं, आयरन लॉस जो है और कॉपर लॉस हमारे लोड के साथ बढ़ते घटते रहते हैं। तो अब हम जो जैसे नॉर्मल कोर आपकी और कोई कोर होती है, तो फेराइट कोर यूज करने से क्या होगा, जो हमारे कांस्टेंट लॉस होते हैं, कांस्टेंट लॉस कैसे होते हैं, आयरन लॉस हमारा कांस्टेंट लॉस है, तो क्या करेंगे उसको भी मिनिमाइज करने के लिए, मतलब उसको वो ही हमारे लॉसेस कम से कम हो, तो क्या यूज करते हैं हम, फेराइट कोर यूज करते हैं। तो रिड्यूस द नियत, क्योंकि हमारे ये फिक्स लॉसेस होते हैं, ठीक। जैसे ये हमारे और ये हमारे सब मैकेनिकल लॉसेस में आते हैं। मैकेनिकल लॉस कैसे होते हैं, मैकेनिकल लॉस जैसे आपके अब देखो ट्रांसफार्मर में और भी कई सारी, ट्रांसफार्मर में कोई रोटेटिंग डिवाइस तो नहीं होता है, लेकिन कह सकते हो कि जो है जो लॉसेस आपको एक प्रकार से कोई जो ट्रांसफार्मर का और उपकरण है जो इलेक्ट्रिकली नहीं है, जैसे कि आपके पास क्या बोलते हैं उसका ट्रांसफार्मर के जो पहले हैं जो
बुशिंग लगी होती हैं, बुशिंग के आसपास जो बुशिंग का चटक जाना या धड़क जाना और जिससे सप्लाई प्रॉपर ना जा पाए, तो ये सब हमारे एक प्रकार से यांत्रिक क्लासेस में आते हैं। तो ट्रांसफार्मर में दो ही हानियाँ होती हैं, एक यांत्रिक होती है, एक वैद्युत होती हैं, ठीक। और फिर दोनों में अलग अलग फिर से क्लासिफिकेशन होते रहते हैं। तो जैसे बोला हुआ फेराइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीविंग में क्यों किया जाता है, तो रिड्यूस द कांस्टेंट लॉस। कांस्टेंट लॉस कैसे होते हैं, जैसे आयरन लॉस वगैरह होते हैं, हमारे आयरन लॉस कैसे होते हैं, सब कांस्टेंट लॉस में आते हैं। तो क्या करते हैं, इनको भी कम करने के लिए कांस्टेंट लॉस जो होते हैं ये कांस्टेंट से भी कम हो जाए, मतलब फिर क्या करते हैं, फेराइट कोर का यूज करते हैं। सबसे अच्छा मटेरियल हमारा कौन होता है, फेराइट कोर। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट इन लार्जर ट्रांसफार्मर। बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था क्या फायदा होता है, मिनिमाइज कॉपर लॉस, रिड्यूस हिस्टेरिसिस लॉस, रिड्यूस ईडी करंट लॉस, रिड्यूस द स्पेस फॉर कोर रिड्यूस द स्पेस फॉर कोर मटेरियल, जो कोर के लिए जगह कम कर देता है। तो ये 247 का आपको देखा, मिनिमाइज कॉपर यूज। देखो बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध, हम हमेशा बोलते हैं, अभी पिछला स्लाइड में भी ये क्वेश्चन आया था, मिनिमाइज कॉपर यूज मतलब तांबे के उपयोग को कम करता है। अगर हम स्टेप वाइज वाइंडिंग करते हैं, एडवांटेज ऑफ स्टेप्ड कोर, वाइंडिंग नहीं, कोर का जो हमारा अरेंजमेंट है स्टेप वाइज रखते हैं, तो क्या फायदा होगा सबसे ज़्यादा, कि हमारा जो कॉपर मटेरियल है वो कम लगता है, कॉपर मटेरियल भी कम लगता है। और थोड़ा जो हमें जब कॉपर मटेरियल कम लगता है तो हमें जो ट्रांसफार्मर की साइज है वो भी रिड्यूस करने में हेल्प मिलती है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर तेल में नमी को रोकने के लिए ब्रेदर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए कौन सा यूज किया जाता है, सिलिका जेल। कौन सा यूज किया था, सिलिका जेल। सिलिका जेल हमने क्या बताया था, ब्रीदर जो होता है सांस लेता है उसी में हमारा भरा होता है सिलिका जेल। और जब ट्रांसफार्मर हमारा भाई जब लोड होता है तो गैस निकलती है, जब उसको लोड ठंडा होता है तो फिर से उसमें एयर आती है, नॉर्मल एयर आती है, तो उसके साथ में मॉइस्चर पार्टिकल ना आ जाए, मतलब नमी ना आ जाए, उस नमी को हटाने के लिए नमी को अवशोषित कर लेता है कौन, सिलिका जेल। सिलिका जेल इसमें भरा हुआ होता है, छोटे छोटे क्रिस्टल आपको दिखेंगे, क्रिस्टल। और ये नॉर्मल तौर पर क्या रहते हैं, जब फ्रेश रहते हैं, जब नमी नहीं रहती है तो कौन से कलर में रहते हैं, तब ये नीले कलर में रहते हैं। किस कलर में रहते हैं, नीले कलर में। किस कलर में रहते हैं, नीले, ब्लू कलर में रहते हैं। लेकिन जब इसमें नमी का ऑब्जर्वेशन हो जाता है, नमी अवशोषित कर लेते हैं, तो कौन सा कलर हो जाता है इनका, फिर इनका गुलाबी कलर हो जाता है। तो ये समझना चाहिए कि इसमें नमी आ चुकी है हमारे सिलिका जेल में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सिलिका जेल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है, मोर लॉस, हैवियर इन वेट, पुअर वोल्टेज रेगुलेशन, कैन नॉट आइसोलेट द सेकेंडरी वाइंडिंग। ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है, देखो ये दिया हुआ 249 के। अभी देखो हमने ऑटो ट्रांसफार्मर अभी बताया था आपको। ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं, हम टाइपिंग करते हैं, सेकेंडरी साइड टाइपिंग कर लेते हैं। उसकी पॉजिटिव एक उसकी जो हाफ उसका साइकिल होती है, उसकी जो सप्लाई वाइंडिंग होती है, उसका आधा टर्मिनल ही हम यूज कर पाते हैं। सबसे बड़ा लॉसेस तो पहले यही होता है कि, और देखो सप्लाई जो है पूरे में आ रही है, सप्लाई उसके पूरे में आ रही होती है, लेकिन जब हम सेकेंडरी में टाइपिंग करते हैं तो क्या होता है, देख रहे हैं क्या है कि उसकी आधी साइकिल ही यूज कर पा रहे हैं हम, आधी, लेकिन सप्लाई तो पूरे में आ रही है। तो इसका सबसे पहली बात तो हाफ साइकिल बेकार जाती है, सबसे बड़ा नुकसान। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में वो चीज़ नहीं दिया हुआ। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है, मोर लॉसेस, हैवियर इन वेट, पुअर वोल्टेज रेगुलेशन, कैन नॉट आइसोलेट द सेकेंडरी वाइंडिंग। तो एक वाइंडिंग को अलग नहीं कर सकता, बिल्कुल सही बात है। इसमें उसके साथ ही वाइंडिंग जो है हमारी मर्ज होती है, किसमें, प्राइमरी के साथ में। कैन नॉट आइसोलेट द सेकेंडरी वाइंडिंग उसी में मर्ज होती है और टाइपिंग होती है। आपका ऑटो ट्रांसफार्मर बनाने का हम दिखा रहे हैं, कुछ इस प्रकार बना हुआ होता है। जब कभी जाइएगा ऑटो ट्रांसफार्मर देखिएगा, ये आपकी नॉर्मल सप्लाई हो गई जो भी आती है, कौन सी हो गई, ये आपकी सप्लाई हो गई, ये आपकी सप्लाई हो गई, और ठीक है। उसके बाद ऑटो ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा, ऐसे हमने जो है उसमें टाइपिंग कर देते हैं, तो क्या हुआ, कैन नॉट आइसोलेट द सेकेंडरी वाइंडिंग को हम अलग नहीं कर सकते हैं, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैन नॉट द आइसोलेट द सेकेंडरी वाइंडिंग, तो ये वाइंडिंग को अलग नहीं कर सकते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर में, एक ही में होती है ना दोनों। विच कूलिंग मेथड इज यूज्ड इन पोल माउंटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। विच कूलिंग मेथड, पोल माउंटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में कौन सी कूलिंग यूज करते हैं। ठीक, अभी हमने कूलिंग के बारे में बताया था। देखो एयर नेचुरल कूलिंग कौन सी होती है, जो नेचुरल प्राकृतिक हवा चलती है उसी से हमारा ट्रांसफार्मर जो हीट होती है, तो ट्रांसफार्मर के क्या बोलते हैं, जो फिन्स होती हैं, फिन्स बनी हुई होती है, उन्हीं के बीच से हवा बढ़िया जाती रहती है। तो और उसमें तेल जो घूमता रहता है हमारा, तो तेल घूमता रहता है और हवा भी जाती रहती है। पहला तो कुछ तेल का जो सर्कुलेशन होता है उसमें से कुछ तेल ठंडा हो जाता है, उसके बाद भी यदि तेल ठंडा नहीं हुआ तो किससे ठंडा हो जाता है, एयर से ठंडा हो जाता है। एयर कौन सी है, नेचुरल एयर, इस वाले में। फिर दिया है आयल नेचुरल, एयर ब्लास्ट
और आयल नेचुरल तेल प्राकृतिक वायु विस्फोट, इसमें वायु विस्फोट करके और आयल नेचुरल आयल लेकर जो है कूलिंग करते हैं। इसमें बोला आयल फोर्स, एयर फोर्स, आयल फोर्स और एयर फोर्स मतलब क्या, तेल का प्रेशर और एयर का प्रेशर दोनों का लेकर तेल की कूलिंग करते हैं। ये बोला आयल नेचुरल, एयर नेचुरल, चौथा नंबर दिया हुआ है। आयल नेचुरल, एयर नेचुरल, नेचुरल आयल हो और नेचुरल एयर हो, दोनों आयल नेचुरल और एयर नेचुरल। पूछा है व्हाई कूलिंग मेथड यूज फॉर पोल माउंटिंग। पोल माउंटिंग डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, जो हमारा ट्रांसफार्मर पोल पे लगा हुआ होता है। कौन से, जैसे ट्रांसफार्मर आपके हो देखिए पोल माउंटिंग, भाई कई जगह फाउंडेशन में रखे हुए होते हैं, कई अभी देखिए पोल माउंटिंग, किसी पोल पे ये फिट है ट्रांसफार्मर आपका, किसी पोल पे ये ट्रांसफार्मर फिट है, ये आपके ट्रांसफार्मर की इनपुट है आपका, ये आपके ट्रांसफार्मर के आउटपुट है RYBN, और ये पोल माउंटेड मतलब पोल पे लगा। समायोजित वितरण ट्रांसफार्मर किसी शीतलन विधि क्या है, पोल समायोजित। ठीक, तो अब इसमें कौन सी कूलिंग करते हैं, तो इसमें हम कूलिंग करते हैं आयल नेचुरल, एयर नेचुरल। कौन सी, तेल प्राकृतिक, हवा प्राकृतिक, नेचुरल आयल और नेचुरल एयर का यूज करते हैं इस ट्रांसफार्मर आयल के ट्रांसफार्मर के शीतलन के लिए। ट्रांसफार्मर में शीतलन के लिए कौन सी विधि यूज करते हैं, आयल नेचुरल, एयर नेचुरल। किसमें, पोल माउंटेड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में आयल नेचुरल, एयर नेचुरल कूलिंग का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ स्टील एंड सिलिकॉन स्टील इन ट्रांसफार्मर कोर। ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या है, तो स्टील 97% एंड सिलिकॉन 3%, स्टील 95% एंड सिलिकॉन 5%, स्टील 90% एंड सिलिकॉन 10%। देखो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि सिलिकॉन मटेरियल कितने परसेंट होता है, तो कभी कभी दे देगा आपको 3 to 5%, 5 to 7%, इसमें से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका राइट आंसर फिलहाल कितना है, स्टील हमारी 95%, स्टील हमारी 95% और सिलिकॉन हमारी कितनी, सिलिकॉन हमारी, स्टील हमारी 93%, सिलिकॉन हमारी, स्टील हमारी 93%, सॉरी स्टील हमारी कितनी होती है, स्टील हमारी 93%, स्टील हमारी 93% और सिलिकॉन हमारा 7%। सिलिकॉन हमारा कितना, सिलिकॉन हमारा 7%। कभी कभी आपको दे देगा 5 to 7%, पूछेगा कि सिलिकॉन की मात्रा बताओ, केवल एक क्वेश्चन दे देगा, क्या देगा कि सिलिकॉन कितने मात्रा में होता है, तो लिख देगा 5 to 7%, 7 to 9%, 3 to 5%। तो आपको ठीक लगाना है 5 to 7% वाले में। कभी कभी केवल स्टील का परसेंटेज पूछ लेता है, तो स्टील कितना होता है 93%, स्टील 93% और सिलिकॉन कितना होता है 7%, सिलिकॉन 7% और ये 93 + 7 = 100। ये आपका ट्रांसफार्मर का मटेरियल हो गया। ट्रांसफार्मर कोर मटेरियल क्या हो गया, 93% सिलिकॉन स्टील और 93% सिलिकॉन और 7% क्या हुआ, सिलिकॉन आपका। तो इसी को बोलते हैं मिला के सिलिकॉन स्टील। क्या बोलते हैं, सिलिकॉन स्टील। पूरा कहते हैं ट्रांसफार्मर कोर किससे बनती है, सिलिकॉन स्टील से बनी हुई है। तो इसका दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इसी को बोलते हैं सिलिकॉन स्टील। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बिजली ट्रांसफार्मर में टैप चेंजिंग का उद्देश्य क्या है, मेंटेन प्राइमरी कांस्टेंट वोल्टेज, स्थिर बनाए रखें, चेंज वोल्टेज रेशियो इन डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण में वोल्टेज अनुपात बदले, द्वितीयक वोल्टेज स्थिर बनाए रखें, अधिकतम दक्षता के लिए ट्रांसफर बनाए रखें, मेंटेन प्राइमरी वोल्टेज कांस्टेंट, चेंज वोल्टेज रेशियो इन बिजली ट्रांसफार्मर में टैप चेंजिंग का। टैप चेंजिंग क्यों करते हैं, टैप चेंजिंग इसलिए करते हैं कि जो हमारा वोल्टेज रेशियो है, जो हमारा वोल्टेज रेशियो है डिस्ट्रीब्यूशन में, वितरण में जो वोल्टेज का रेशियो है वो पर्टिकुलर जितना हमें चाहिए उतना बना रहे। ठीक, तो क्या करते हैं, चेंज वोल्टेज रेशियो इन डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण में वोल्टेज अनुपात को बदलने के लिए हम टैप चेंजिंग का यूज करते हैं। टैप चेंजिंग का मुख्य यूज क्या है, चेंज वोल्टेज रेशियो इन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ठीक, बिजली ट्रांसफार्मर में टैप चेंजिंग का क्या उद्देश्य है, चेंज वोल्टेज रेशियो इन डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपके रहे आज के क्वेश्चन सीरीज, ये आपके कंप्लीट क्वेश्चन हो गए। फिर से नए क्वेश्चनों के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। यदि डाउट है तो आपस में लोग डिस्कशन करिए, दोस्तों से मिलिए, और जो अगर आपको इस क्लास से थोड़ी सी भी जानकारी मिल रही है तो उन सब बच्चों को भी बताओ जो इस जानकारी से, इस सुविधा से वंचित हैं।